ऑप्शन बी आएगा 9 कॉर्नर्स, वही वो ऐसे वाला बनता है। जो आप कह रहे हो ना वो यही वाला बनता है, दैट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। यस देखो, इसके इसके अंदर नीचे जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हो गए 4 एजेस, 5 6 7 8 9, तो एजेस हो गए 9, ठीक है। फेसेस कॉर्नर्स कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कॉर्नर्स हो गए इसके 6, एंड फेसेस हो गए इसके 1 2 3, और इसके एक पीछे हो गया 4, और एक नीचे वाला हो गया 5। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्लियर है। इसमें दो शेप्स और होती हैं, पिरामिड और प्रिज्म। उसका मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी फिगर, जिससे मुझे कन्फ्यूजन हुआ था इस वर्ड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म पे पूछा गया तो इससे रिलेटेड जो आसपास की तीनों चारों फिगर्स हैं वो आपको क्लियर हो, ठीक है। Okay, shall I move to the next one? The next question is, what is the area of a rectangle? आएगी, ये मैं skip कर रही हूँ. This is the direct formula. Then I'll take 34 number. Rehanuma makes different polygons using matchsticks and measure their interior angles with the help of a protractor. She makes a triangle with 3 matchsticks and adds one more to make a quadrilateral. Then she adds one more matchstick to make a pentagon, and so on. Which of the following statement is correct about the angles of these shapes? इसमें क्या कर रही है वो, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटे, पॉलीगन्स होते हैं फिगर्स, क्लोज्ड फिगर मेक्स बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो उस केस में आपका जो फिगर बनता है वो किस तरह के फिगर्स बनते हैं। अब वो कह रही है कि पहले उसने 3 मैच स्टिक से एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। फिर उसने एक और ऐड करी, यानी 4 हो गई अब, तो उसने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। फिर उसने 5 ली तो पेंटागन बनाया, ठीक है। तो आगे वो ये बोल रहा है कि द शी एड्स वन मोर मैस्टिक टू मेक अ पेंटागन एंड सो ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एंगल्स ऑफ दीज शेप्स। अब इसकी एंगल्स देखने के लिए कम बैक टू द क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। नहीं, इंटीरियर का नहीं होता, जितने पार्ट्स होते जाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 फिक्स होता है, कि इसके बाहर जितने भी कोण बनेंगे इस फिगर के उसका सम 360 फिक्स रहता है। लेकिन इंटीरियर का एंगल डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ साइड्स पे, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है, द सम ऑफ, सेकेंड ऑप्शन देखो, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral is 3 times the sum of the interior of the triangle. The sum of all the interior angles of a quadrilateral. इंटीरियर का कितना सम होगा, 360 डिग्री इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये गलत है, 3 टाइम्स नहीं होता, कम होगा उससे।
When the number of sides increases, the sum of the measures of interior angles of a polygon also increases. ये correct है. When the number of sides increases, the sum of the measures of the interior angles of a polygon is also increases. Yes, it is correct. वो जैसे जैसे number of sides increase करती हैं वैसे वैसे उनका measurement भी increase करता है. When the numbers of sides increases, sum of the measure of interior angles of a polygon decreases. कभी भी decrease नहीं होता, increase होता जाता है क्योंकि वो space ज़्यादा लेता जाता है, इसलिए angles भी बढ़ता जाते हैं. ठीक है. ये जो first statement है इसके अंदर इंटीरियर एंगल का नहीं, अंत्य कोणों का नहीं होता, बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है. ठीक है. तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is third one is the correct one. When the number of side increases, the sum of the measures of the interior angles of a polygon also increases. Triangle के तीनों angles का sum 180 डिग्री होता है. Triangle contain 180 डिग्री, but rectangle contain 360 डिग्री. ठीक है. तो उस हिसाब से आपका कैलकुलेट होता है. गॉट इट. Have you understood this? Shall I move to the next one? मैसेज करो बेटा जल्दी. Okay, now move to the next one. I am greater than half of 100. ग्रेटर देन हाफ ऑफ 100. उसने ये चीज़ कही मुझे. ठीक है. पहली, आई एम मोर देन 5 टेंस एंड लेस देन 6 टेंस. माई वंस डिजिट इज 3 लेस देन द टेंस डिजिट. हु एम आई. दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर इसकी लैंग्वेज आपको कंफ्यूजिंग लगे तो देखो क्या कह रहा है वो. उसने कहा आई एम ग्रेटर देन द हाफ ऑफ 100. इसका मतलब क्या है. आई एम ग्रेटर देन द हाफ ऑफ 100 यानी मैं 50 से तो बड़ा हूँ. आई एम मोर देन 5 टेंस. मैं 50 से बड़ा हूँ और मैं 60 से 6 टेंस लेस देन 6 टेंस मतलब 60 से छोटा हूँ. यानी मैं यहाँ कहीं लाई कर रहा हूँ 50 to 60 के बीच में. माई वंस डिजिट इज 3 लेस देन टेंस डिजिट. अब मेरी जो वंस की डिजिट है वो कम है टेंस की डिजिट से बाय 3. इसमें 3 का गैप है. अब ऑप्शंस पे आ जाओ. ऑप्शन नंबर 1 है 5 एंड 1 51. अगर मैं 51 लूँ तो इसमें डिफरेंस जो है लास्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा मेरा, तो आंसर नहीं होगा. 52, इन दोनों के बीच का गैप 3 है. ठीक है. मैं ग्रेटर देन 50 भी हूँ और मैं 50 और 60 के बीच में लाई कर रहा हूँ. सारी कंडीशन होल्ड हो रही है, इसलिए आंसर बी इज़ करेक्ट. यस वर्षा, आंसर बी इज़ करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 39 नाउ. ठीक है. उससे पहले कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो मैसेज बॉक्स में डालिए, मैं कराऊंगी. आई विल टेक 39 क्वेश्चन क्योंकि बाकी बीच में मुझे सिंपलर लग रहे हैं. यस, 52 इज़ द आंसर. बी ऑप्शन सही है. आई एम टेकिंग 39 नंबर. इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत सारे बच्चों को शायद ये आता भी होगा. ठीक है. अ ट्रक ट्रेवल्स 120 किलोमीटर्स इन 2.5 hours. हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू कवर 80 किलोमीटर्स विथ सेम स्पीड. ठीक है. तो यानी कि सेम स्पीड, हमें क्या पता कितनी स्पीड से चल रहा है, तो इस क्वेश्चन में पहले उसकी स्पीड निकालेंगे. ठीक है.
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको मेजर करने के मेजरमेंट्स एरिया क्या होते हैं? स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट होती है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है किलोमीटर्स में या मीटर्स में होगा, और अगर किलोमीटर्स में है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, और अगर मीटर्स में है तो टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट्स यूनिट्स हैं, कौन सी चीज़ किस में मेजर होती है। अब उन्होंने कहा कि उसकी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 120 किलोमीटर्स। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें किस में दे रखा है? मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में हम कभी भी कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो टाइम क्या हो गया? 5/2 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेशन है सिंपल, ये 2 डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, देन 48 किलोमीटर पर आवर्स इसका क्या हो गया? स्पीड हो गया। अब उसने क्या कहा कि इसी स्पीड से चलते हुए वो 80 किलोमीटर्स कितनी देर में पूरा कर लेगा? तो अगेन फॉर्मूला सेम ही है। क्या है फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला 2 बार लगा, ठीक है। इस बारी अब मुझे क्या क्या पता है? मुझे स्पीड पता है और मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे टाइम निकालना है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गॉट इट? अननोन को एक साइड ले जाते हैं ना, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस में उसने पूछा है 80 आवर्स, और स्पीड कितनी है मेरी? 48। तो काट दीजिए, बस इसे कैंसिल आउट कीजिए। 5/3, क्योंकि उसने टाइम हमें फ्रैक्शन में दिया था इसलिए मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही छोड़ूंगी। दैट विल बी द करेक्ट वन। देखते हैं ऑप्शंस में कैसे दिया हुआ है। ऑप्शन में इसका है आर्स में सेपरेट किया हुआ है। अब इसको आर्स में कैसे लिखते हैं? देखो, ये आया आपका, मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, ये आया आपका 5/3 आवर्स, करेक्ट। अब मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 1/2/3 आवर्स, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट नंबर है, दैट इज़ योर आवर्स, और ये बताएगा आपको मिनट्स के बारे में, ठीक है। तो 1 आवर, मिनट्स कैसे निकालेंगे? 2/3, क्योंकि ये मिनट्स में है तो इंटू 60, ठीक है। ये निकालने का तरीका आप इसको याद कर लो कि अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा तो इंटू 60 करके आप उसे मिनट्स में निकालोगे, ठीक है। दैट इज़ 40 मिनट्स। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी थर्ड वन इज़ करेक्ट। ये समझ में आया आप लोगों को? मैसेज करो जल्दी। ये ईशा समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे कर रहा है? जयश्री, साक्षी, कंचन, भावना, तनु, वर्षा, समझ में आया क्वेश्चन बेटे? ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर
43। ये मुझे आप बताओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर हैज़ लीस्ट प्राइम नंबर्स। मैंने उस दिन आपको टेबल लिखवाई थी प्राइम नंबर्स की। हाँ, अगर फ्रैक्शन नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, मुझे प्राइम नंबर्स बताओ ज़रा। जल्दी जल्दी मैं वही लिखूंगी जो तुम बोलोगे। 1 से 10 के बीच में कौन कौन से होते हैं? 1 से 20 के बीच में कौन से ऐड हो जाते हैं? 20 से 30 के बीच में कौन से हैं? और 1 से 30 के बीच में कौन से हैं? 1 से लेकर 50 के बीच में कौन से हैं? अभी हमारा इतना ही काम है आई थिंक। ऑप्शन में मैक्सिमम 60 to 80, चलो 500 वाला भी कर लेंगे। 50 to 1 to 100, ये शायद ज़रूरत ही ना पड़े। 1 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 9 नहीं है, सॉरी, 4 हो गई है हमारे। और इसमें क्या ऐड ऑन हो जाएंगे? 1 से लेकर 20 में कौन कौन से ऐड होंगे? 11, 13, 17 और 19। ठीक है, देन 21 से 30 के बीच में कौन से ऐड ऑन हो जाएंगे? 23 और 29। करेक्ट। फिर उसके बाद 30 से लेकर 50 तक में कौन कौन से ऐड होंगे? 31, 37, 41, 43 एंड 47। करेक्ट। तो अब ज़रा हमें ये बताओ फिर, फिफ्टी से 60, 60 से 70 और 70 से 80 कौन कौन से होंगे? फिफ्टी से 60 के बीच में कौन से ऐड ऑन हो जाएंगे? 53 और 59। ठीक है, 60 to 70 में 61, 67, 70 to 80 में 71, 73, 79। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि कौन से गैप में सबसे कम है? 20 से लेकर 40 तक, यानी इस वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आ रहे हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन के। सेकंड ऑप्शन में कितने आ रहे हैं? 30 to 50 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ रहे हैं। देन उसके बाद आए 1 मिनट,
20 to 40 में ये वाला लेंगे ना, 1 2 3 4, इसमें 4 है, फिर उसके बाद 7 है 30 to 50 में, देन 40 to 60 में कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, देन 60 to 80 में कितने हैं, 1 2 3 4 5, एंड नाउ टेल मी विच वन इज मिनिमम. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ये क्लियर है. ये बेटे मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्राइम नंबर्स के ऊपर ना एक क्वेश्चन फिक्स्ड आ रहा है. ये वाली जो पूरी टेबल है ना, 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स की लिस्ट याद कर लो, ज़रूरी है. टोटल 25 ही हैं ये. 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स सिर्फ और सिर्फ 25 हैं, जिसमें से यहाँ तक के तो हमें बहुत अच्छे से याद भी हैं. ठीक है, थोड़े से ही और याद करने रह जाएंगे. आप इसको ज़रूर यस जयश्री, 1 से 100 के 25 हैं, तो आप लोगों ने ये ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा. अब देखो इसमें पूछी गई है ना रेंज क्या है, तो आपको अलग 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 पता होगी, तो आप बहुत जल्दी निकाल लोगे. गॉट इट. एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना है मुझे, है सिंपल सा, अप्रॉक्सीमेशन का. 44 नंबर, आई थिंक, यस 44. देखो ये वाला आता है आपको, ये भी रिपीट हुआ है. ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, अप्रॉक्सीमेशन कैसे लिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 54 करना है. क्वेश्चन नंबर 54 करें बेटे, येस और नो लिखो. येस करना है वर्षा. ओके, देखो इसमें कैसे करते हैं. बिना बड़े क्वेश्चन को अगर हम चले जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. बट इसने पूछा है कि विच इज़ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन. उसको देखने का बहुत सिंपल तरीका है, ये उसका क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, 1 से 10 तक या 1 से 9 10 तक या 9 तक के नंबर्स के बीच में आपने अगर ये मिड पॉइंट यानी 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट कंप्लीट नंबर पे मूव करोगे. जैसे 9.2 है, ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाया करेगा, 9 से 10 के बीच में. लेकिन ये 9.5 से कम है, मिडिल पॉइंट से, इसके जो मिडिल पॉइंट है इससे कम है, तो ये जाएगा इधर की तरफ, यानी कि इसका अप्रॉक्सीमेशन बनेगा ये. ठीक है, फिर दूसरा उसने पूछा, मैं इसके सामने लिखती हूँ इसको. ठीक है, फिर दूसरा उसने पूछा 4.9. 4.9 4 और 5 के बीच में होगा. ठीक है, लेकिन ये 4.5 इसके मिडिल पॉइंट से ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादा जा रहा है तो वो इस नंबर पे जाएगा, तो ये जाएगा 5. फिर 3.1 3 पे जाएगा, 5 5.065 पे जाएगा क्योंकि वो बहुत कम है. 2.84 ये वाला नंबर देख के आपको पता चलेगा, तो ये जाएगा 3 पे. तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है. ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. तो अप्रॉक्सीमेशन का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो बहुत सिंपल होगा. ठीक है, तो वो छोड़ के मत आना. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डू मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में चार क्वेश्चन हैं. मैंने इसको मैच द फॉलोइंग ना लेकर, एक तो इस तरह का मैच द फॉलोइंग आए तब आपने कैसे अप्रोच करना है वो देखो. इसमें ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है ये उसका डबल है, ये उसका 1/3 है, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हुई है. इसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, डिजिट एट 1000 प्लेस इज़ द सम ऑफ द डिजिट एट 1 प्लेस एंड 10th प्लेस.
ये थोड़ा सा डायरेक्टली समझ में आ रहा है, बाकी सब में हाफ कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, डबल्स कर रहे हैं, तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ. डिजिट एट 1000 प्लेस इज द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स एट वंस एंड टेंस प्लेस. देखो ऐसा किस में है कि डिजिट एट 1000 प्लेस यानी ये वाला नंबर. तो ये ऑप्शन सेकंड में नज़र आ रहा है. देखो इसमें नहीं है. 1000 के प्लेस पे कौन सी चीज़ है? ये 2. 2000 के प्लेस पे है, और वंस और टेंस का जो सम है वो 6 आ रहा है. यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ पे देखो 1000 के प्लेस पे 8 है, और वंस और टेंस के प्लेस पे भी सम करने पर 3 + 5 करने पर 8 ही आ रहा है. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट वाले में 6 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ऑप्शन जो हमारा मैच हो रहा है वो बी मैच हो रहा है. और बी वाले दो ही ऑप्शन हैं, तो यानी कि इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं हमेशा. ठीक है. अब मेरे पास ये क्लियर हो गया कि सेकंड और फोर्थ तो मेरा है नहीं. कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को चारों सॉल्व करने मत बैठना. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करना हमारा मोटिव होता है. ठीक है. तो मुझे ऑप्शन समझ में आए, कोई भी एक चीज़ चारों में से जो तुम्हें समझ में आ रही हो उसको आप सॉल्व कर दो. जैसे ही आप उसे सॉल्व करोगे उसमें से दो ऑप्शंस आपकी कट जाएंगी. ठीक है. ये क्वेश्चन ईजी है, इसको लेने का पर्पस सिर्फ मेरा इतना है कि अगर मैच द फॉलोइंग किसी क्वेश्चन में आता है तो उसमें बेस्ट पॉसिबल जो स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही हो आप उसका आंसर क्लिक करो. जैसे ही आपको वो आंसर मिलेगा आपकी ऑप्शंस में, आंसर्स में से दो ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि किसी दो को ही वो रिपीट कर सकता है. ठीक है. तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा, फिर आपने देखना है कि फर्स्ट और थर्ड में से मेरा किस आंसर को निकालने से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. ठीक है. इसमें ए और सी है, इसमें ए और सी है, इसमें डी और डी है, यानी फर्स्ट को सॉल्व करने से आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा. या तो आप सेकंड सॉल्व करो या थर्ड सॉल्व करो. सेकंड या थर्ड सॉल्व करते ही आपका आंसर निकल आएगा. डिजिट एट वंस प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट लैक्स प्लेस. ठीक है. इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? थर्ड. ये देखो, वंस टेंस, वंस टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. लाख पे जो डिजिट है, डिजिट एट वंस प्लेस इज 2/3. वंस प्लेस पे जो डिजिट दी है वो 2/3 है डिजिट एट लैक्स प्लेस. ठीक है. तो ये हमारा क्लियर होते ही ये ऑप्शन हमारा सामने आ जाएगा, जिसमें सेकंड का आंसर सी आ रहा है. तो इसकी अप्रोच बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था. ठीक है. Yes, option 1 is correct, Tanu. A is correct, Jayashree. Can I move to the next one? Now pedagogical questions are starts. Number 1. Which of the following activity is best suited for the development of special understanding among primary grade learner? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग फिर से आ गया, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हों, मैक्सिमम नॉलेज गेन हो रही हो, वो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में, यानी दिक स्थान या त्रिवम हमने पढ़ा था उसका वर्ड कल भी, उसके बारे में आता है. ठीक है. तो क्या कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, देखो पढ़ो. रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन. ठीक. देन second is drawing a map of their homes showing relative size and position of rooms. Measuring the distance between two cities on the map. Recalling the names of a geometrical figure. देखो recalling तो इसके अंदर है नहीं. स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में मैंने तुम्हें बताया था साइज, शेप, पैटर्न, डायरेक्शन, इन सब के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे रहा हो वो उसमें हो जाएगा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में. तो ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें उसको डिस्टेंस भी मिल रहा है, डायरेक्शन भी मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं. तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि उसको साइज़ भी मिल रहा है, पोजीशन भी मिल रही है. जब वो रूम्स की पोजीशन बनाने के लिए कोई भी आइकन बनाएगा तो वो शेप्स की फॉर्म में होगा. ठीक है.
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड वन. हिंदी में इसका सही सही आंसर है उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना. यस 46 का बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज as per NCERT which of the following is not one of the expected learning outcomes from grade 3 learners. अब मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज़ बताया था NCF 2005 आ जाए NCERT आ जाए या कोई भी ऐसा रेफरेंस आ जाए जिसको तुमने नहीं पढ़ रखा तो कॉमन सेंस से वर्क करना कि ग्रेड 3 में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं माना जाएगा कि वो लर्निंग है. ठीक है. जैसे व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू. ग्रेड 3 को माइंड में रखो और ऑप्शंस को पढ़ो. व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 543. आइडेंटिफाई द नेक्स्ट शेप इन द गिवन पैटर्न. प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, पैटर्न्स, मैप्स, ये सब आपके फर्स्ट सेकेंड क्लास में आ जाते हैं. ठीक है. उसने पूछा है ग्रेड 3 की बात. आगे के दोनों ऑप्शंस पढ़ो. सॉल्व 1/3 प्लस 1/4. दिस इज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है. और लास्ट ऑप्शन क्या है. शो दैट 2 into 5 इज द सेम एज 5 into 2. ये आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर में जो कि बच्चा क्लास 2 में सीखता है. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. फ्रैक्शन जो है वो क्लास 2 में भी स्टार्ट होता है लेकिन सिर्फ शेड करने वाला. ठीक है. यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आ रहा है. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आने के लिए उसे एलसीएम निकालना आना चाहिए और एलसीएम जो है वो हायर क्लास का है. ठीक है. तो ये जो है ये थर्ड से ऊपर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो कि फोर्थ क्लास में आता है. ठीक है. तो रीजनिंग पूरी क्लियर होनी चाहिए आपकी कि कौन सा ऑप्शन क्यों आ रहा है. गॉट इट. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A mathematics teacher asks her students, you have 700 and you have to take away 7/10 from it. ठीक है. मैथमेटिक्स की टीचर ने बोला तुम्हारे पास 700 हैं एंड यू हैव टू टेक 7/10 फ्रॉम इट. यानी 70 उसमें से निकालने हैं. विच नंबर डू यू गेट. आपको कौन सा नंबर मिलेगा. वन ऑफ द स्टूडेंट सेज आई विल गेट 0. उसने कहा 0 मिलेगा. Which of the following statement is most appropriate with respect to the answer given by the student. इस केस में क्या होगा कि आपको बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल देना है. The teacher should have written the problem in the form of numerals for students to solve it. ठीक है. उसको नंबर्स दे दिए, न्यूमरल्स प्रॉब्लम्स दे दी तो क्या वो उसकी ये प्रॉब्लम डिजॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट ऑप्शन है द टीचर शुड गिव एटलीस्ट 10 सिमिलर प्रॉब्लम्स. सिमिलर प्रॉब्लम्स देने से क्या उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि उसने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया है जिससे उसका आंसर 0 आ गया है. ठीक है. द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द आंसर एंड plan remedial strategy accordingly. C is the correct answer. Yes, third is correct answer. The teacher should solve the problem on blackboard using the correct algorithm. करेक्ट एल्गोरिथम लिखने से सीधा ब्लैक बोर्ड पे वो उसी चीज़ को रट लेगा. उसको ये नहीं क्लियर होगा कि ये आया कैसे. तो पहले आप उसका प्रोसीजर पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने किस कंसेप्ट में गलती कर रखी है. फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसका रिमीडियल दे दोगे. तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट वन. यानी शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ये आ गया ना NCF 2005. अब नहीं पढ़ रखा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज इट इज़ मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द अबव स्टेटमेंट. फर्स्ट में इसने पूछा इट इज़
मोर इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू डेवलप मैथमेटिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी। देखो इसको ऊपर ऊपर से जर्नल वे में पढ़ोगे कि मैथमेटिकल थिंकिंग और एबिलिटी टू हैंडल एब्स्ट्रैक्शन इन चिल्ड्रन, देन टू फोकस ऑन हाउ मच मैथमेटिक्स इज चाइल्ड नोज। ये गलत नहीं, ये गलत है, ये इसका मीनिंग नहीं हो सकता। ठीक है, मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड फोकस ऑन इंक्लूडिंग ओनली दोस्त, जहाँ ओनली रिस्ट्रिक्शंस आ जाए ना किसी भी सब्जेक्ट पे, वो ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन डेली लाइफ, हैंस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स विद विल मैथमेटाइज द चाइल्ड्स माइंड। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये डेली लाइफ से कनेक्टेड है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, हैंस फोकस शुड बी ऑन इंक्लूडिंग मैक्सिमम टॉपिक्स। नहीं, देखो करिकुलम में मैक्सिमम टॉपिक्स घुसाने से सिलेबस का बर्डन ही बढ़ता है। उससे कभी भी ये नहीं स्टेटमेंट क्लियर होती कि आप इसे हिंदी में देखो, जैसे बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो लास्ट ऑप्शन तो इस स्टेटमेंट को ही चैलेंज कर रहा है, तो वो तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज Mr. Govind wants to build pattern recognition skill in his grade 3 students. तो कौन सा बेस्ट एक्टिविटी वो कर सकते हैं इसके अंदर, वो सजेस्ट करना है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक देयर फैमिली ट्री बनाने से पैटर्न रिकग्निशन नहीं होता। फैमिली ट्री में तो आप ट्री की ब्रांचेस बनाओगे और उसमें फ़ोटोज़ लगा दोगे, तो उसमें पैटर्न कहाँ बना कोई भी। ठीक है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई एंड डिस्क्राइब व्हाट दे सॉ इन द क्लास द नेक्स्ट डे। ज़रूरी नहीं है स्टार्स के बीच में कोई पैटर्न दिखाई दे जाए बच्चों को। ठीक है, वेदर अच्छा नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं दिखेगा, और हो सकता है स्टार्स ना दिखते हो जहाँ पे वो रहता हो, वहाँ से स्काई इतना क्लियर ना हो या कम जोन में दिखता हो। देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इन ऑल देयर टेक्स्ट बुक्स। दिस इज़ फाइंडिंग, ये कहीं से भी पैटर्न सिखाने के लिए यूज़फुल नहीं है। गिविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है अपने आप में वो TLM है जो बच्चों को पैटर्न सिखाने के लिए यूज़ होता है। तो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटे पेपर का तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस जो आप में से किसी ने मुझसे पूछे थे, एंड देन आई विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, जस्ट वेट। आई एम सेंडिंग दीज क्वेश्चंस टू यू। प्रिपरेशन वाले पे जा चुके हैं।
ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। इसमें क्वेश्चन है आपका कि दो टाइप की हमारे पास क्लॉक्स हैं, ठीक है, और ये टाइम दोनों में सेट किया गया ट्यूसडे को, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा गया, ये वाली क्लॉक जो है हर एक घंटे पर, हर एक नेक्स्ट आवर पे 3 मिनट आगे से खिसक जाती है, यानी फास्ट चल रही है, ठीक है। और ये हर एक घंटा मूव होते ही 5 मिनट आगे जाती है, ठीक है। तो उसने कहा जब ये फर्स्ट क्लॉक अगले दिन के वेडनेसडे के 6:27 दिखा रही होगी, तब ये क्लॉक क्या टाइम दिखा रही होगी। अब एक तो मेथड है, आप पूरा कैलकुलेट करोगे कि जब ये फर्स्ट घंटा क्रॉस करेगी तो 22.3 मिनट्स होंगे, फिर उसके बाद 23.6 मिनट्स होंगे, एंड सो ऑन। या एक तरीका ये है कि इसके बीच के कंप्लीट नंबर्स, यानी 6 आवर्स तक आप देखो कितने आवर्स हो रहे हैं। यहाँ से 21 से गिनना शुरू करोगे तो 24 तक 3 आवर्स, और फिर 24 के बाद 6 आवर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स हो गए आपके 9 आवर्स। हर घंटे में वो 5 मिनट आगे चल रही है, तो 9 आवर्स में कितना आगे चलेगी, 5 × 9, दैट इज़ 45 मिनट्स। क्योंकि ये तो 1 आवर से कम है तो ये तो इंक्लूड होगा ही नहीं, तो यानी ये वाली घड़ी क्या बजा रही होगी, 6:45। दिस इज़ द क्वेश्चन। ये समझ आ गया आपको। इसके बाद बेटे मैं स्टॉप कर रही हूँ क्लास। सेंड मी फीडबैक ऑफ दिस सेशन इन द चैट, इन द ग्रुप। ये लास्ट क्वेश्चन समझ आया, जल्दी से बोलो बेटा। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, शायद कुछ ग्रुप्स में ना गया हो, मैं एक बारी दोबारा सेंड कर दूँगी। ये क्वेश्चन है कि दो क्लॉक्स लगी हुई हैं कहीं पर, एक जगह पर, ठीक है। ये क्लॉक्स हैं जिनमें एक जैसा टाइम सेट किया गया, ठीक है। लेकिन इस क्लॉक के अंदर प्रॉब्लम है कि हर एक घंटे में 3 मिनट फास्ट हो जाती है, यानी जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा इसमें 1 घंटा बज के 3 मिनट हो रहे होंगे, ठीक है। और ये वाली एक 5 मिनट आगे हो जाती है 1 घंटे में। तो उसने कहा कि अगर ये अगले दिन के 6:27 दिखा रही है वेडनेसडे को, तो ये उस टाइम पे क्या टाइम शो कर रही होगी। क्योंकि ये वाली घड़ी इससे फास्ट है, पता ही चल रहा है, ये 3 मिनट आगे चलती है, ये 5 मिनट आगे चलती है, तो डिफरेंस तो आएगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ से भी आप कर सकते हो कि ये ज़्यादा ही आएगा, उससे टाइम कम नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप कंप्लीट नंबर ऑफ़ आवर्स को आपने कैलकुलेट किया, फिर वो 1 आवर में 5 मिनट्स मूव करती है, तो 9 आवर्स में 45 मिनट्स मूव करेगी, इसलिए इसका टाइम जो आंसर आएगा वो 6:45 आएगा। नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ, ठीक है। गुड नाइट, बाय।